नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और कंपटीशन में प्रश्न कहाँ से बनता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक विवाद हुआ था। वो विवाद का क्या नाम था? विवाद का नाम था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। आप जरूर याद रखें, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य एक विवाद हुआ था। ये 1992 की बात है। इस विवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एससी का मतलब आप याद रखें, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जो निःशुल्क अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, वो अधिकार है, ये हमें पता है कि अधिकार है, लेकिन इसे कौन से अधिकार में निहित है या इसको कौन से अधिकार में शामिल किया जाए। तो इस विवाद के अंदर पहली बार मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का जो विवाद था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चित किया कि शिक्षा का जो अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाए। ये जो अधिकार है, इसको ये कहा गया कि इसे 21A में जोड़ा जाए, 21 में जोड़ा जाए, अर्थात यह 21 के अंदर निहित है। और ये कहा गया कि जो जीवन का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, वह अधिकार शिक्षा के अधिकार के बिना अधूरी है, ऐसा इस विवाद के अंदर कहा गया था। तो इसके कारण से ये 21 सामने आया और ये कहा गया कि 21A बनाकर इसमें ये अधिकार जोड़ दो। लेकिन एक साल गुजर गया, 93 आती है। 93 के अंदर एक विवाद आता है, उन्नी कृष्णन जेपी विवाद। ये विवाद आता है, उन्नी कृष्णन जेपी विवाद आता है। और इस विवाद के अंदर ये बात वापिस आई कि 21A के अंदर हमें संशोधन करके क्या करें, मौलिक अधिकार बनाया जाए। किसको? अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। तो इस विवाद के अंदर इस विवाद को छेड़ा गया, यानी कि उन्नी कृष्णन जेपी विवाद के अंदर मोहिनी जैन की बात जो याचिका लगाई थी, इस मोहिनी जैन की बात को यहाँ पे छेड़ा गया और ये कहा गया कि शिक्षा का जो अधिकार है उसको हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ दे। और यह कहा गया कि मनुष्य की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो अधिकार है वह शिक्षा के बिना अधूरा ही माना जाएगा और इसलिए 21A के अंदर जोड़ा जाए, यह बात हुई थी। तो यह विवाद आप जरूर याद रखें। अब क्या हुआ कि अब 21A जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के तहत भाई? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। याद रखें, अब संविधान में अमेंडमेंट करना जरूरी था, संविधान में संशोधन करना जरूरी था। यह तो विवाद है, विवाद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे देश की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, जो संसद है, वो 21A बनाकर उसमें मौलिक अधिकार जोड़ा जाए। ठीक है, बच्चे अपने आप को अपना मौलिक अधिकार माने, 21A में जोड़ा जाए। अब 21A को क्रियान्वित करने के लिए क्या करते हैं, यानी 21A कैसे बने, इसके लिए 86वां संविधान संशोधन बना 2002 के अंदर। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर क्या बनाया गया, 21 के अंदर 21A जोड़कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसके अंदर रख दिया। अब क्या हुआ कि ये मानना पड़ता है, मानना होगा कि हमारी जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसके अंदर शिक्षा का अधिकार भी शामिल निहित है। अब आगे हम बात करते हैं कि अभी 21A बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, अब मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए हमें एक कानून की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई? कानून की आवश्यकता हुई, जो अभी मैं लिखता हूं उसकी तारीख। देखा कि हमने विवादों के माध्यम से 21A आया और 21A बनाने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2000 किया गया और उसी के तहत 21A बनाकर बालकों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उसको अधिकार बनाया गया था। अब 21A को क्रियान्वित करने के लिए कि 21A लागू रहे, लोग उसको समझे, उसको अधिकार बनाया गया, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए एक कानून बनाया गया। क्या बनाया गया था? कानून बनाया गया था संसद के द्वारा
तो अब राइट टू जो एजुकेशन है, आरटी एजुकेशन है, वो सबसे पहले किसमें पास होता है भाई? लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, या राष्ट्रपति के द्वारा साइन हुआ। तो कोई भी कानून है वो लोकसभा में पहले पास हो सकता है, राज्यसभा में पास होता है, लेकिन राइट टू जो एजुकेशन है, आरटी कानून है, वो सबसे पहले कौन से सदन में पास हुआ? हमारा प्रश्न ये है। तो प्रश्न का आंसर होगा सबसे पहले ये राज्यसभा में पास होता है, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन कहते हैं। उसके बाद में लोकसभा में जाता है, लोकसभा में राज्यसभा के बाद में पास होता है, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन कहते हैं। उसके बाद में हस्ताक्षर के लिए, सिग्नेचर के लिए कहां जाते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के पास ये कानून जाता है। अब तारीख देखते हैं कि राज्यसभा के अंदर ये कानून, आरटी कानून कब पास हुआ? तो 20 जुलाई 2009, ये जरूर याद रखिए, 20 जुलाई 2009। अब जुलाई के बाद में क्या आएगा? अगस्त आएगा। अगस्त में शुरू के अंदर 4 तारीख आती है, 4 अगस्त 2009। तो 4 अगस्त 2009 के दिन इसे लोकसभा ने क्या किया? पास कर दिया। अब राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया। अब ये कानून बनने के लिए कहां जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास गया। राष्ट्रपति जी ने इस पे कानून पे कब साइन किया? 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009, ठीक है। अब जैसे ही राष्ट्रपति महोदय जी ने किसी विधेयक पर साइन करते हैं, तो साइन करते ही वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो आरटी एक्ट कानून कब बना? 26 अगस्त 2009 के दिन। जब ये कानून बना, हम इसको शॉर्ट में आरटीई कहते हैं, लेकिन इसका पूरा अर्थ देखा जाए कि आरटी कानून किस नाम से ये कानून बना, तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये जरूर याद रखें कि द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल का मतलब एक्ट हो गया। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल, ये अंग्रेजी में है, तो इसको याद रखिए, ठीक है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009। जैसे ये कानून बना 2000 के अंदर, तो हमारे भारत के अंदर मोदी जी ने इसके ऊपर साइन किया, तो ये हमारे देश के अंदर ये कानून लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 के दिन ये पूरे भारत के अंदर लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू हुआ था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा चल रही थी? 370 की धारा के तहत वहां का संविधान अलग था, इसलिए यह वहां पर लागू नहीं हो सका, लेकिन अब लागू हो चुका है और इसकी अलग अलग तारीख मिलती है, तो इसको जरूर याद रखें आप। एक बात और मैं समझाऊंगा आपको, संसद की जो संसद के अधिकार और जो शक्तियां है, जो संरचना है, वो 79 से 122 के अनुच्छेदों के बीच में ये संसद का विवरण है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन है। राज्यसभा के बारे में जो बात बताई गई है, जो शक्तियां बताई गई है, वो अनुच्छेद 80 के अंदर है, क्योंकि ये राज्यसभा उच्च सदन है तो इसको पहले लिया है, लोकसभा निम्न सदन है तो उसको आर्टिकल 81 के अंदर लिया है। तो देखो 79 के अंदर संसद का विवरण है, संसद के अंदर राज्यसभा का विवरण 80 के अंदर है, लोकसभा का विवरण आर्टिकल 81 के अंदर है। और राष्ट्रपति महोदय जी भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होंगे, महामहिम होंगे, एक पद होगा उनका, ये अनुच्छेद 52 के अंदर है। किसमें है? 52 अनुच्छेद है, उसके अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है। आरटी एक्ट के अंदर कितनी धारा है, कितनी अनुसूची है, कितने अध्याय है, ये मिलान करने वाले प्रश्न में आ सकता है। तो देखिए अध्याय आरटी एक्ट में कितने बने थे? 7 बने हैं, आज भी 7 ही है। धारा कितनी बनी थी? 38 बनी थी, आज भी 38 ही है। इसके अंदर अनुसूची कितनी है? 1 है। कितनी है अनुसूची? तो अध्याय 7 है, धारा 38 है, अनुसूची 1 है, ठीक है। जब ये आरटी कानून बनाया गया था 26 अगस्त 2009 के दिन इसके ऊपर राष्ट्रपति जी ने साइन किया था। तो आगे ये जो कानून है, देखो एक विशेषता होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भारत सरकार के द्वारा कोई कानून या नियम बनता है तो उसको राज्य उस कानून को अपने हिसाब से नया नाम देकर उसको लागू कर सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि
शिक्षा का जो अधिकार था, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल 2009, ये पूरे भारत के अंदर 1 अप्रैल 2010 के दिन लागू हो गया था। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया। तो 29 मार्च के 2011 के दिन इसके अंदर क्या हुआ, एक प्रस्ताव पास किया, ये आरटी एक्ट से संबंधित एक प्रस्ताव पास किया और उसमें कहा गया कि जो आरटी एक्ट है वो राजस्थान के अंदर इस नाम से नहीं जाना जाएगा, राजस्थान में इस नाम से यह लागू नहीं होगा। तो राजस्थान में किस नाम से यह लागू होगा, तो कहते हैं ये, तो राजस्थान में जो आरटी एक्ट है वो किस नाम से लागू है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली की जगह नियम भी आ सकता है। ठीक है, आपसे प्रश्न घुमाकर ये पूछेगा कि राजस्थान में आरटी एक्ट कौन लागू है, किस नाम से लागू है, तो देखो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, इतना दे देगा। फिर आपसे दूसरे ऑप्शन में देगा कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, तो नियमावली या नियम वाला ऑप्शन सही रहेगा। 2011 के नाम से ये लागू है राजस्थान में। कब हुआ, 1 अप्रैल 2011 के दिन ये राजस्थान में लागू होता है। और भारत के अंदर देखें तो ये कानून 1 अप्रैल 2010 के दिन ये लागू होता है। तो राजस्थान में इस एक्ट को अलग नाम से जानते हैं। आगे बात करें कि शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर, 42वें संविधान संशोधन 1976 के दिन इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। आरटी एक्ट 2009 पर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने हस्ताक्षर किया था। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने साइन किया था, आप जरूर याद रखें इसको। आरटी एक्ट 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह कितने, अधिकतम घंटों की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। आरटी एक्ट 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह कितने हैं, यानी कि अधिकतम की बात ही नहीं है, यहाँ पर अधिकतम का उल्लेख ही नहीं है। एक सप्ताह के अंदर एक टीचर कितने घंटे काम करेगा यह उल्लेख नहीं है। एक सप्ताह में एक अध्यापक न्यूनतम रूप से कितने घंटे काम करेगा यह उल्लेख है। तो देखिए 40 घंटे शिक्षण प्लस तैयारी, यानी 40 घंटे टोटल होंगे जिसके अंदर शिक्षण व तैयारी, सही है क्या। 42 घंटे होंगे जिसमें शिक्षण और तैयारी होगी, सही है क्या। 45 घंटे जिसमें शिक्षण और तैयारी होगी, सही है क्या। या फिर 45 घंटे काम करेगा और उसके साथ वह शिक्षण का, मतलब शिक्षण के रूप में वो 45 घंटे काम करेगा, क्या ये सही है। शिक्षण के रूप में और तैयारी के रूप में, यानी कि शिक्षण की वो तैयारी भी करेगा और शिक्षण भी करवाएगा 45 घंटे, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर ये होता। तो आरटी एक्ट की किसी भी धारा के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि वह 45 घंटे, एक यानी कि न्यूनतम यानी एक सप्ताह के अंदर न्यूनतम रूप से वह 45 घंटे काम करेगा जिसमें शिक्षण और तैयारी दोनों होगा। यह आरटी एक्ट की किसी धारा में नहीं लिखा हुआ है, यह आरटी एक्ट की अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है। और अनुसूची के अंदर यह बात लिखी गई है, यहाँ से यह प्रश्न सामने बनाया गया था। पिछली आरपीसी के अंदर पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 में लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर शिक्षण दिवस कितने होंगे अधिकतम। आरटी एक्ट की कानून के अकॉर्डिंग, उसकी अनुसूची 1 के अकॉर्डिंग प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 के अंदर कुल कार्य दिवस अधिकतम कितने होंगे, 200 होंगे। और शिक्षण के घंटे कितने होंगे, 800 अधिकतम है, ठीक है। ये अधिकतम पूछेगा तो आंकड़ा अलग आएगा। यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर 220 दिन शिक्षण कार्य होगा और शिक्षण के घंटे कितने होंगे, 1000 होंगे। ये जरूर आप याद रखें। आरटी एक्ट की धारा 25 में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात का उल्लेख किया गया है। आरटी एक्ट की धारा 25 में शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात का उल्लेख किया गया है। देखो साथियों, प्राथमिक विद्यालय का पूछे आपसे
प्राथमिक विद्यालय में आपसे शिक्षक अनुपात पूछे साधारण तौर पे तो कितना है 1:30। ठीक है, ऐसा प्रश्न आए कि प्राथमिक विद्यालय के अंदर आरटी कानून के अकॉर्डिंग कितना अनुपात होना चाहिए 1:30। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर कितना होना चाहिए 1:35। ये आप जरूर याद रखें 1:35। सीधा सा प्रश्न है कि आरटी एक्ट की धारा 25 में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात दे रखा है और प्राथमिक विद्यालय में कितना अनुपात होना चाहिए 1:30 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितना अनुपात होना चाहिए 1:35। आगे क्या बात लिखी हुई है, अब प्राथमिक विद्यालय के अंदर 1:30 के हिसाब से 60 के ऊपर 2 रहेगा और 30 के ऊपर 1 रहेगा, तो 60 के ऊपर 2 आ गया। 61 से लेकर 90 तक कितना हो गया 3 हो गया और 91 से लेकर 120 तक कितने हो गए 4 हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 है यहाँ पर। प्राथमिक विद्यालय के अंदर शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 रहेगा, यहाँ तक कोई नहीं दिक्कत नहीं है। 120 छात्र हो गए तो 4 अध्यापक रहेंगे 30 के हिसाब से। ठीक है, अब आगे दिक्कत यहां आ रही है कि 120 से 121 करो, यहां पर 121 से लेकर 200 तक कितने शिक्षक रहेंगे 5। ठीक है, और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है आपसे। आरपीसी के अंदर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्या था कि प्राथमिक विद्यालय में 200 छात्र होने पर कितने शिक्षक होंगे, तो 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखो प्राथमिक विद्यालय में 200 छात्र होने पर कितने शिक्षक होंगे बताइए। तो 200 होने पर देखिए 121 से लेकर 200 होने पर 5 शिक्षक होंगे। ठीक है, आप जरूर याद रखिए इसको कि 200 छात्र होने पर कितने शिक्षक होंगे 5। मतलब कि 121 से लेकर 200 तक होने पर 5 रहेंगे। मान लीजिए किसी विद्यालय के अंदर 121 है तो भी 5 रहेंगे, किसी विद्यालय के अंदर 150 ही है तो भी 5 रहेंगे और किसी विद्यालय के अंदर 190 है तो भी 5 रहेंगे। तो 121 से लेकर 200 होने पर 5 रहेंगे। लेकिन एक बात और है कि यदि 150 से ऊपर हो जाते हैं विद्यार्थी, 150 से ऊपर हो जाते हैं तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रधानाध्यापक शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल नहीं होता है। यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि प्राथमिक विद्यालय के अंदर अधिकतम शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 से ज्यादा नहीं रहेगा। 1:40 अनुपात ज्यादा नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 200 तक तो कितने शिक्षक रहेंगे 5। 150 से ऊपर होने पर प्रधानाध्यापक जी भी आते हैं, लेकिन वो शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए अब आपके सामने 240 छात्र आ गए किसी विद्यालय के अंदर। ठीक है, तो अब शिक्षक कितने होंगे, तो 200 तक तो 5 हो रहे हैं, तो 40 और जोड़ते तो एक शिक्षक की और आवश्यकता हो गई, तो कितने होंगे 6 शिक्षक होंगे 240 होने पर। ठीक है, तो ये बात है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। और अधिकतम अनुपात आपसे पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय के अंदर आरटी कानून की धारा के अकॉर्डिंग, ये जो 25 तो धारा, इसके अकॉर्डिंग प्राथमिक विद्यालय के अंदर शिक्षक छात्र अनुपात अधिकतम कितना होगा, तो अधिकतम हो सकता है 1:40। न्यूनतम कितना होगा 1:30। यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में बात करें तो ये अनुपात स्थायी रूप से है कि 1:35। आप इसको जरूर याद रखें। एसएमसी एसडीएमसी का उल्लेख आरटीई कानून की धारा 21 में उल्लेख है। प्राथमिक विद्यालय के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति बनती है और जो 9 से 12 के जो विद्यालय है, सीनियर और हाई सीनियर जो विद्यालय है, वहां पर
स्कूल डेवलपमेंट विकास समिति बनती है, SDMC बनती है। अब SMC में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 16 और SDMC में टोटल सदस्य होते हैं 23। अब बात करते हैं कि दोनों के अंदर 16 सदस्य SMC के अंदर होते हैं, SDMC में 23 सदस्य होते हैं। तो ये जरूर याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि अभिभावक कितना प्रतिशत होते हैं। बच्चों के जो माता पिता है वो अभिभावक होते हैं, वो कितने प्रतिशत होते हैं? SMC के अंदर कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होते हैं? तो 75% रहते हैं। अब देखो 16 का 75% अपन निकालेंगे, 16 का 75% बटे 100, यहाँ 3 और यहाँ 4, 4 चौक 16, यानी कि SMC के अंदर 12 सदस्य अभिभावक रहेंगे जो बच्चों के माता पिता रहते हैं। अब ये दूसरी बात और है कि SMC के अंदर अभिभावक कितने रहेंगे? 12 रहेंगे, इससे ज़्यादा अभिभावक नहीं रहेंगे। लेकिन उन अभिभावकों के अंदर से महिला कितनी होगी? तो महिला होगी 50%। कहने का मतलब 6 तो कितनी होगी? महिला होगी, और 6 ही क्या होंगे? अन्य पुरुष होते हैं। तो 50% महिलाएं होते हैं SMC में, 75% कुल अभिभावक होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है। RT एक्ट की धारा 27 के अनुसार शिक्षकों में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? शिक्षकों को कौन से कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, देखिए RT एक्ट की धारा 27 में कहा गया है कि शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत में लगाया जा सकता है। किसी प्रकार की आपदा आ गई, जैसे कोरोना आ गया, महामारी आ गई, तो यह आपदा है, ठीक है, भूकंप, इस तरह से, तो ये आपदा राहत में लगाया जा सकता है। चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है, जो हम लगते ही हैं। टीकाकरण में लगाया जा सकता है क्या? नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा कि शिक्षकों को RT कानून की धारा 27 के अकॉर्डिंग टीकाकरण में नहीं लगाया जा सकता है, जबकि 10 वर्षीय जनगणना में, आपदा कार्य में और चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है। किसी प्राथमिक विद्यालय में 200 से अधिक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का अनुपात क्या होगा? हम ये भी कह सकते हैं कि किसी प्राथमिक विद्यालय में 200 से ऊपर यदि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होगा? तो बताओ, विद्यार्थियों का अनुपात 35 होगा, 40 होगा, 36 होगा, 45 होगा? सही आंसर होगा 40 होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 121 से लेकर 200 तक विद्यार्थी शिक्षक कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। 200 से ऊपर जैसे ही ऊपर होते हैं तो अनुपात बदल जाएगा, 40 हो जाएगा, 1:40 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया यहाँ पर? 40। तो 200 से अधिक होने पर शिक्षक अनुपात हो जाएगा 1:40। एक शिक्षक रहेगा, 40 विद्यार्थी रहेंगे। RT एक्ट कानून की धारा, कानून 2009 सरकार ने क्यों बनाया? ये कानून क्यों बनाया? ताकि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपन दे। और दूसरा कारण क्या था कि ये कारण, ये इसको क्यों बनाया? क्योंकि अनुच्छेद 19(1) को क्रियान्वयन करने के लिए इस कानून को बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि RT एक्ट कानून 2009 सरकार ने क्यों बनाया? तो आपका आंसर होना चाहिए कि देखो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत RT यानी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया था? मूल अधिकार बनाया था 21A में जोड़कर, और 21A को क्रियान्वयन करने के लिए ही सरकार ने RT एक्ट कानून 2009 बनाया था। तो आप जरूर याद रखें, RT एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि गुणवत्तापूर्ण और औपचारिक शिक्षा देना, यानी कि विद्यालय में किसी संस्था के अंदर औपचारिक रूप से बालकों को शिक्षा देना। कहां से कहां तक? 6 से 14 वर्ष तक, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा बालकों को उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। RT कानून में विकलांग बच्चों को कौन सी आयु वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है?
बताइए, 6 से 14 या 6 से 18 या 6 से 20 और 4 से 14। सामान्य रूप से आरटी कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। लेकिन विकलांग बच्चों का जहां पर प्रश्न आ जाए तो वहां पर गुणवत्ता शिक्षा कौन से आयु वर्ग तक दी जाएगी? सही आंसर होगा 6 से 18।